हेलो दोस्तों, डीसी एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस सीरीज के जिसने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और दोस्तों कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ये किया जाता है दोस्तों रिएक्टर पैमाने पर। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है। ये होता है दोस्तों भूकंप लहरों का आयाम। नेक्स्ट, भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों रिएक्टर पैमाने में। कौन सा सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों डी, रिएक्टर पैमाना जो है ये सुमेलित नहीं है। सेल्सियस ताप नापते हैं, किलोवाट आवर विद्युत नापते हैं, RH गुणक रक्त नापते हैं और रिएक्टर पैमाने से भूकंप मापते हैं। रिएक्टर पैमाने से आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। ये अन्य 3 युग्मों से भिन्न है, मैच नहीं करता है। ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? यह है दोस्तों केल्विन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सेल्सियस, फारेनहाइट और रिमूवर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता है। निम्नलिखित में भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? यह है दोस्तों सिस्मोग्राफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। कैस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि मापने का एक यंत्र है जिसका आविष्कार भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने 1900 में किया था। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र है। गीगर काउंटर एक प्रकार का कण अनुवेदक है जो आयनित विकिरण को मापता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये मापी जाती है दोस्तों सिस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों सिस्मोग्राफ के द्वारा। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? ये करता है दोस्तों भूचाल। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं। अल्टीमीटर नामक यंत्र से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप का मापन होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब मिलान करते हैं दोस्तों। भूकंप सिस्मोग्राफ से द्वारा मापा जाता है। ऊंचाई एमीटर द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा एमीटर से और प्रतिरोध ओम। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, D4 ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उसके बाद में जो है मैच करते हैं। मैच करना फिर आसान हो जाता है। फायदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। अब मैचिंग करते हैं दोस्तों। फायदोमीटर बैरोमीटर से क्या मापते हैं दोस्तों? बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं और हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फायदोमीटर नामक यंत्र से समुद्र की गहराई मापते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापते हैं। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। अल्टीमीटर से समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फायदोमीटर का
उपयोग किसे मापने में किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों समुद्र की गहराई को मापने के लिए। पहले इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, फिर मिलान करते हैं दोस्तों। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर वायु वेग मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप मापते हैं। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापते हैं। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापते हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं। और एनीमोमीटर से वायु वेग मापते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में डी सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर नामक यंत्र से भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर के द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प के साथ आवेशित किया जाता है। कार्डियोग्राम नामक यंत्र का उपयोग हृदय की धड़कनों को चित्रित करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। मैनोमीटर दाब का मापक यंत्र है। कार्बोरेटर हृदय की गति, कार्डियोग्राम हृदय की गति, और सिस्मोमीटर और कार्बोरेटर आंतरिक दहन। ये दोस्तों कौन सा मैच नहीं कर रहा है? ये दोस्तों सिस्मोमीटर मैच नहीं करता। पृष्ठतली की वक्रता नहीं मापी जाती। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके मापन में फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता या स्पंदन आवृत्ति के मापन में किया जाता है। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों पॉलीग्राफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पॉलीग्राफ से झूठ का पता लगाया जाता है। पायरोमीटर से उच्च ताप मापने का यंत्र है। और गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र है। काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है, जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि। काइनोग्राफ। अब यहाँ से दोस्तों यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पढ़ेंगे द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। नोट्स देखते हैं। यांत्रिकी मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर बल लगाने या उसे विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। भार यानी वेट किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है। किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल उस वस्तु का भार कहलाता है, यानी वेट। अब द्रव्यमान यानी मास की बात करते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण को उस वस्तु पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर रहता है, इसे यम से परिभाषित किया जाता है। भार एवं द्रव्यमान में अंतर, वेट और मास में अंतर। पृथ्वी का आकर्षण बल वस्तु या पदार्थ की परिमाण इसका मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम होता है। ये एक सदिश राशि है। भार क्या है? एक सदिश राशि है। और द्रव्यमान ये एक अदिश राशि है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है, लेकिन द्रव्यमान किसी वस्तु या द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर रहता है। दूरी एवं विस्थापन। प्रतिदिन की भाषा में दूरी यानी डिस्टेंस, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट एक ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु भौतिक में इन दोनों शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। जब एक वस्तु
एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर चलती है तो चली गई दूरी वस्तु द्वारा तय किए गए अप्रत्यक्ष मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है, जबकि विस्थापन और प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सीधी रेखा मार्ग को बतलाता है। इसलिए गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो भी हो, वस्तु का विस्थापन सदैव वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच सबसे कम दूरी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चली गई दूरी में केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, जबकि विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। स्पष्ट है कि दूरी एक सदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य हो सकती है। गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी शून्य नहीं हो सकती, परंतु वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। वस्तु का अंतिम विस्थापन शून्य हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन शून्य तब होगा जब एक निश्चित दूरी चलने के बाद वस्तु अंततः अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाती है। अब देखते हैं दोस्तों चाल और वेग। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा प्रति इकाई समय में चली गई दूरी, यानी चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। चाल यानी स्पीड बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, जिसकी किसी वस्तु का वेग उसमें प्रति इकाई समय में उत्पन्न विस्थापन होता है, यानी वेग बराबर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चाल एवं वेग में अंतर यह है कि चाल में केवल परिमाण होता है, उसमें कोई विशिष्ट दिशा नहीं होती है, जबकि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अतः वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है? एक सदिश राशि है। अब बात करते हैं त्वरण, एक्सीलरेशन। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे त्वरण एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग v हो, टाइम t पश्चात v वेग हो, तो त्वरण a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात करते हैं न्यूटन के गति के नियम। पिंडों अथवा वस्तुओं की गति गति का वर्णन करने के लिए न्यूटन ने 3 नियम परिभाषित किए हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के नियम बल की परिशुद्ध परिभाषा देते हैं और वस्तु पर लगाए गए बल अथवा उनके द्वारा प्राप्त की गई गति की अवस्था के बीच संबंध स्थापित करते हैं। न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम के अनुसार कोई विरामस्थ वस्तु यानी रुकी हुई विरामस्थ ही बनी रहेगी। गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी जब तक कि उसकी विरामावस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता। इस नियम का कहने का मतलब है, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी, अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि किसी वस्तु के विरामस्थ रहने की अवस्था यदि गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति जड़त्व इनर्टिया कहलाती है। क्या कहलाती है?
इनर्टिया कहलाती है दोस्तों। वास्तव में द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होता है तो उसमें जड़त्व भी अधिक होता है, अर्थात हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से यह स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उसकी गति में परिवर्तन होता है। गति में परिवर्तन होने का अर्थ वस्तु में त्वरण के उपस्थित होने से है, अतः किसी वस्तु पर बल लगाने से उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। बल बराबर क्या होता है दोस्तों? बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। F बराबर m इंटू A, जहाँ A द्रव्यमान है, मास, और A एक्सीलरेशन है। इस समीकरण को ही न्यूटन का गति का द्वितीय नियम कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने पर उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। अब देखते हैं दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में एक बल लगाती है। इसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी वस्तु द्वारा पहली वस्तु पर लगाए गए बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। क्रिया एवं प्रतिक्रिया परिमाण में बराबर तथा दिशा में एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अतः न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। संवेग मोमेंटम। किसी वस्तु के संवेग को उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित करते हैं। संवेग यानी मोमेंटम P बराबर द्रव्यमान m गुणे वेग v। संवेग एक सदिश राशि है जिसकी दिशा वेग की दिशा में ही होती है। प्रत्येक गतिमान वस्तु में संवेग होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। संवेग में परिवर्तन। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन सदैव बल की दिशा में होता है। ये न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का ही एक अन्य रूप है। स्पष्ट है कि बल प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन बटे समय। यदि किसी यम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग v हो तो इसका प्रारंभिक वेग संवेग क्या होगा? तो प्रारंभिक संवेग p बराबर यम u होगा। t समय तक इस वस्तु पर बल F के कार्य करने पर इसका अंतिम वेग v हो जाता है। अंतिम वेग v हो जाता है। अतः वस्तु का अंतिम वेग संवेग क्या होगा? p बराबर mv। तो F प्रोपोर्शनल mv माइनस mu अपॉन t। तो ये दोस्तों निकल के आया है F बराबर k m a, यानी एसआई मात्रकों में स्थिरांक k का मान 1 होता है तो F बराबर ma। जो कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। संवेग संरक्षण के नियम। ये क्या है दोस्तों? संवेग संरक्षण का नियम। यदि 2 या 2 से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं।
ये क्या कहता है दोस्तों, यदि दो अथवा दो से अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग स्थिर बना रहता है। इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। कार्य, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें जो क्रिया संपन्न होती है उसे क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं दोस्तों। यदि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो तो कार्य किया हुआ नहीं होगा, शून्य होगा। किसी वस्तु पर किए गए कार्य का मान लगाए गए बल अथवा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य W बराबर Fs। यदि किए गए कार्य यानी प्रयुक्त बल तथा बल की दिशा में विस्थापन को WFS से स्पष्ट किया जाता है तो W बराबर Fs, F इंटू S। यदि बल F पिंड के विस्थापन की दिशा में ना होकर उसे थीटा कोण बना रहा है तो थीटा कोण बना रहा है, जैसे ये दोस्तों, ये विस्थापन कितना है, यस डिस्प्लेसमेंट है, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों किया गया कार्य W बराबर Fs cos थीटा, W बराबर Fs cos थीटा, जहाँ Fs cos थीटा विस्थापन की दिशा में बल का घटक है। कार्य एक सदिश राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का इकाई मात्रक जूल होता है। कार्य का इकाई मात्रक क्या होता है, जूल। कार्य एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि है। एक न्यूटन का बल किसी पिंड को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। शक्ति और सामर्थ्य यानी पावर, किसी मशीन अथवा कर्ता के द्वारा कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति यानी पावर बराबर कार्य अपान समय, कार्य बटे समय। यदि कोई कर्ता t समय में W कार्य करता है तो उसकी शक्ति क्या होगी, P पावर यानी वर्क अपान टाइम। शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है। इसे वाट कहते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है सामर्थ्य, हार्स पावर भी होता है। एक हार्स सामर्थ्य यानी हार्स पावर होता है 746 वाट। अब बात करते हैं दोस्तों एनर्जी यानी ऊर्जा। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उसकी ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा के अनेक रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा इत्यादि। ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है। इसका इकाई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का भी इकाई मात्रक क्या होता है, जूल। अब बात करते हैं दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। ये किसी पिंड को कुछ यांत्रिक कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी एक पोटेंशियल एनर्जी। एक पिंड की स्थितिज एवं गतिज ऊर्जाओं का कुल योग उनकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, काइनेटिक एनर्जी। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m किलोग्राम तथा चाल v मीटर पर सेकेंड है तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी दोस्तों। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। यह वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु या निकाय की स्थिति अथवा दशा के कारण होती है। स्पष्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत एक स्थिति से दूसरी स्थिति में लाई जाए तो इस दौरान किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा।
और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वाकर्षण, h ऊंचाई है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों जड़त्व का नियम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्टिया भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य या अथवा अन्य व्यवहार करने के लिए विवरण नहीं करता है। जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा वो गतिमान है तो गतिमान रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहेगा। ये दोस्तों न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। इसके जड़त्व का नियम इनर्टिया का नियम भी कहते हैं। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, ये करता है दोस्तों कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? ये होगी दोस्तों बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। व्यक्ति के गहरी सांस लेने से तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु यानी 1.225 ग्राम वजन होती है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये अपकेंद्री बल पर काम करती है। अपकेंद्री सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वह प्रतिक्रिया बल जो परिणाम में अपकेंद्री बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अपकेंद्री बल के विपरीत यानी अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करते हैं। प्रक्षालन मशीन की कार्य प्रणाली का सिद्धांत क्या है? ये है दोस्तों अपकेंद्रीकरण। ये है दोस्तों अपकेंद्रीकरण। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश वेक्टर नहीं है? ये है दोस्तों आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है। विस्थापन, बल और वेग ये सब सदिश राशियां हैं, आयतन एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ये है दोस्तों संवेग। संवेग एक सदिश राशि है, बाकी ऊर्जा, दाब और कार्य ये अदिश राशियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? ये है दोस्तों विस्थापन। विस्थापन एक सदिश राशि है। समय और समय, चाल, दूरी ये अदिश राशियां हैं। पदार्थ के संवेग यानी मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, इसलिए द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग। बल का गुणनफल क्या होता है? ये होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, F बराबर ma। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ के क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप होगी। ये होगी दोस्तों 6। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। घन का आयतन L घन या 1 घन, जहां 1 की एक भुजा है। घन का पृष्ठ होगा 6L स्क्वायर। प्रश्नानुसार दोनों आभास में समान होंगे, इसलिए L बराबर 6 होगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? यह है दोस्तों ऊर्जा का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। कहने का मतलब है
आइंस्टीन ने कहा था ना ऊर्जा का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवाओं की ऊर्जा होती है, ये होती है दोस्तों केवल गतित ऊर्जा। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? केवल गतित ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा यानी विंड में केवल गतित ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। हवाओं की गतित ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ये होता है गतित ऊर्जा। नेक्स्ट, बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों का लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रेन जैसी चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री सिर पीछे की ओर झुक जाता है, उसका कारण क्या है? स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यदि ट्रेन एक समान चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है, ये हिस्सा गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता यानी जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने के कारण प्रयत्न करता है, फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। कथन और कारण दिया गया है। कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। कारण क्या है? यदि किसी यंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।